नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां पीएम ने आज राज्य के चित्रदुर्ग में पहले रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जेडीएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जेडीएस को कर्नाटक की चिंता नहीं है, दोनों बस दिखावे के लिए ही अलग हुए हैं। इन दलों को किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमें कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। यहाँ उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि कर्नाटक किस ऊंचाई पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा ने फिल्म को रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। याचिका में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध की मांग की गई और दावा किया गया कि फिल्म नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर सुनवाई को लेकर इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुकी है, इसीलिए इसे हेट स्पीच के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट या सीजेआई के सामने मामला रखना चाहिए। इसे हेट स्पीच में क्लब नहीं किया जा सकता। बता दें कि ह्यूमन ट्रेजेडी पर बनी इस फिल्म में दावा किया गया है कि इसकी कहानी उन लड़कियों की है जो बनना तो नर्स चाहती थी, लेकिन आईएसआईएस के चंगुल में फंसकर आतंकी बन गईं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की पूरक चार्जशीट में अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई बैठक में राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। बता दें कि इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। हाल ही में सीबीआई केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ भी कर चुकी है। आतंकी फंडिंग मामले में आज तड़के कश्मीर घाटी में एनआईए ने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर, अवंतीपोरा, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग इलाकों में ये छापेमारी की गई। एनआईए की ओर से बताया गया है कि 1 वर्ष पहले दर्ज एक केस की जांच के लिए ये छापेमारी की है, जो आतंकी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो साझा की थी, जिसमें हिंदुओं की देवी मां काली को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। फोटो पर हुए विवाद के कुछ देर बाद ही यूक्रेन को अपने किए का एहसास हुआ और ट्वीट डिलीट कर दिया गया, जिस पर अब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन झाप्रोवा ने अपने रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें अफसोस है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली को विकृत रूप से चित्रित किया। यूक्रेन और उसके लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और अत्यधिक समर्थन की सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिए बिना ही माफियाओं को अपना संदेश दिया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज तो पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन प्रयागराज न्याय की धरती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। सीएम योगी ने कहा कि आज भारत का सम्मान होता है। दुनिया में भारत के प्रति नजरिया बदल चुका है। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने इतिहास रच दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए का रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए रहा था। यानी बीते अप्रैल के मुकाबले इस अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ रुपए ज्यादा की वसूली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पर ट्वीट किया कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है।
कम टैक्स रेट के बावजूद टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा बताता है कि जीएसटी कैसे इंटीग्रेशन और अनुपालन में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में 4 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद ही अफजल की संसद सदस्यता जानी तय हो गई थी, जिसकी अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई है। बता दें कि बाहुबली नेता अफजल अंसारी को उसके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई। इसमें मुख्तार को 10 वर्ष तो बसपा नेता अफजल को 4 वर्ष का कारावास हुआ है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 पाकिस्तानियों को मार गिराया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ये घटना बीती रात बाड़मेर के पास हुई है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होने के 2 पाकिस्तानियों को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया है। उन्होंने बताया कि तलाशी के बाद करीब 3 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,379 लोगों ने कोरोना को मात दी है और पिछले 24 घंटे में 17 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमण का 0.11% शामिल है और राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर 98.71% दर्ज की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 43वां मैच 1 मई को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। मैच के दौरान विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बीसीसीआई ने आपस में लड़ाई करने पर तीनों लोगों पर जुर्माना लगाया है। इस लड़ाई का नुकसान सबसे ज्यादा विराट कोहली को हुआ है। बीसीसीआई ने इस दौरान आरसीबी के बल्लेबाज विराट पर 1.7 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, तो अब गंभीर को भी 25 लाख रुपए जुर्माने के रूप में चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, लखनऊ के बल्लेबाज नवीन उल हक को भी 1.79 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। आईपीएल सीजन 16 का 44वां मैच आज गुजरात जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ है गुजरात टाइटंस की टीम जो मजबूती से अंक तालिका में शीर्ष 4 में लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक अंतिम स्थान से ऊपर नहीं उठ सकी है। ऐसे में ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए ज्यादा अहम होगा, जबकि गुजरात की टीम इस मैच में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी। भारत का कोयला उत्पादन अप्रैल 2023 में 7 करोड़ 30 लाख टन से अधिक रहा, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है और पिछले वर्ष की तुलना में 8% से अधिक है। कोयला मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में कोल इंडिया लिमिटेड ने 5 करोड़ 70 लाख टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। अप्रैल 2022 में उसने लगभग 5 करोड़ 30 लाख टन कोयले का उत्पादन किया था। साथ ही बताया कि कोयले की कुल आपूर्ति अप्रैल 2022 के 7 करोड़ 10 लाख टन की तुलना में 11% की वृद्धि के साथ अप्रैल 2023 में 8 करोड़ टन रही है। भारत 2026-27 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अपना निर्यात बढ़ाकर $50 अरब कर सकता है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कारण ये वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही कहा कि इस समय यूएई का निर्यात $31.3 अरब है। उन्होंने कहा व्यापार समझौता लागू होने के बाद भारत और यूएई के बीच कारोबार में काफी वृद्धि हुई है। 2022-23 में यूएई का निर्यात 11.8% बढ़कर $31.3 अरब हो गया है। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 76 स्कूलों पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के मशकई तहसील में 13 स्कूल और अवारन तहसील में 63 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना इन सभी स्कूलों को अपने पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मशकई और अवारन जिलों में
बलूच बच्चों को शिक्षा से वंचित किए जाने की ये कार्रवाई चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए।